सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज अपने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 7वां लेसन शुरू होगा, जिसका नाम है मुद्रा व वित्तीय संस्थाएं। इस लेसन के आज की वीडियो में शुरुआत होने जा रही है। अब शुरुआत करें अपन, उससे पहले आप लोग ये समझना, वही अपनी जो चर्चा जो हर वीडियो में करते हैं, बोर्ड परीक्षा को देखें। ये लेसन होगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। 4 नंबर का लेसन है तो काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन भी है। क्वेश्चन आएगा केवल एक, समझ गए बात? तो एक क्वेश्चन होगा और वो 4 नंबर का होगा। तो अपन इस वीडियो में क्वेश्चन को इसी तरीके से समझने का, मतलब पूरे लेसन को इसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि अपने 4 नंबर का जो एक प्रश्न आए वो कैसे बन सकता है, ताकि वो अपना एकदम राइट और सही हो सके। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के रूप में ही लेंगे अपन लेसन की शुरुआत को। सबसे पहला दे रखा है उसमें मुद्रा के विकास। तो इसको देखो क्वेश्चन के रूप में बनता है तो ऐसे बनता है, मुद्रा के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करो। मुद्रा के विकास के विभिन्न चरण, मुद्रा के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करो। मुद्रा का मतलब समझते हो? ये क्या है? ये मुद्रा है। जो अपन नोट जो होते हैं वही क्या होती है? मुद्रा होती है। अब इस मुद्रा का विकास कैसे हुआ? प्राचीन समय में क्या मुद्रा होती थी, या मुद्रा की जगह और कुछ होता था? जो भी होता था अपन इसकी चर्चा करते हैं। मुद्रा के विकास का अपन जो सबसे पहला चरण लेंगे वो लेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। सबसे पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब समझना इसका मतलब, क्या प्राचीन समय में जब भारत का जैसे इतिहास देखे अपन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, क्या उस समय भी ये नोट चलते थे क्या? 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट? उस समय तो मुद्रा का विकास भी नहीं हुआ था। क्या उस समय धातु या सिक्के चलते थे? उस समय धातु या सिक्के भी नहीं चलते थे। तो उस समय के लोग बाग क्या करते थे? उस समय देखो क्या होता था, जैसे मार्कर से अपन उदाहरण ले, हालांकि उस समय तो मार्कर का मतलब ही नहीं था, चलते ही नहीं थे, लेकिन उस समय के उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं। मेरे पास 2 या 3 मार्कर पड़े हैं, लेकिन मेरे पास डस्टर नहीं है। मुझे डस्टर की आवश्यकता है और सामने वाले व्यक्ति को मार्कर की आवश्यकता है, तो मैंने उसको मार्कर दे दिया और बदले में डस्टर ले लिया, क्योंकि खरीदने के लिए उस समय पैसे तो या मुद्रा तो चलती नहीं थी। तो वस्तु के बदले मैंने वस्तु दी और वस्तु के बदले मैंने वस्तु ले ली। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन जो होता था उसे ही क्या कहते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ गए बात? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ समझना, किसी वस्तु या सेवा के बदले कोई वस्तु या सेवा का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो सबसे पहले तो अपन इसका अर्थ लिखेंगे, किसी वस्तु या सेवा के बदले किसी वस्तु या सेवा का लेन देन सेवा का लेन देन क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। समझ गए बात? दोबारा समझना, वस्तु या सेवा, सेवा का मतलब क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब तो समझ गए, वस्तु दे दी और जिसकी मुझे आवश्यकता थी वो वस्तु ले ली। समझ गए बात? सेवा, जैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, सामने वाले के पैर में दर्द हो रहा है। अब सामने वाला कहेगा यार तू मेरे पैर दबा दे, मैं तेरा सर दबा देता हूँ। तो मैंने उसकी सेवा कर दी, उसने मेरी सेवा कर दी। तो ये भी क्या कहलाएगी? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगी। ध्यान रखना, इसको सेवा विनिमय प्रणाली नहीं कहेंगे। सेवाओं का लेन देन भी किस में आएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली में आएगा। तो किसी वस्तु या सेवा के बदले किसी वस्तु या सेवा का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब देखो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयां आती थी, इसी का आंसर चलेगा बी। अब अपन बात करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां।
मतलब क्या क्या दिक्कत आती थी इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में। पहली कठिनाई तो अपनी पुस्तक में बता रखी है, दोहरे संयोग, आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई। आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई। एक तो देखो ये कठिनाई आती है इसमें सामने, जैसे समझना इसका मतलब, एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को होनी चाहिए, और दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता उस पहले व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर दोनों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होगी तभी उनके बीच क्या हो पाएगा, वस्तु विनिमय हो पाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आती थी इसमें, तो इसकी समस्या अपन लिखें, एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को हो तथा दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति को हो तभी उन दोनों में वस्तु विनिमय हो पाता था। एक तो समस्या ये आती थी, सबसे बड़ी समस्या ये आती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि भाई मुझे डस्टर की आवश्यकता है, अब वो डस्टर मुझे तभी देगा जब उसको मार्कर की आवश्यकता होगी। अगर उसके पास ऑलरेडी मार्कर और डस्टर पड़े हैं तो वो मेरे से मार्कर क्यों लेगा, समझ गए बात। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक सबसे बड़ी कठिनाई तो क्या थी, आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई। मतलब दोनों को एक दूसरे की वस्तु की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। तो एक तो ये इसमें आ गया। दूसरी कठिनाई अपन बात करें इसमें, तो दूसरी कठिनाई दे रखी है मूल्य के मापन का अभाव। इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाले को कठिनाइयां ही देख रहे हैं अभी अपन। दूसरी कठिनाई क्या लिखेंगे अपन, मूल्य के मापन का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी कठिनाई क्या होती थी, वस्तु मूल्य के मापन का अभाव। मुद्रा तो चलती नहीं थी उस समय, अब उसकी वस्तु का मूल्य ज्यादा है कि मेरी वस्तु का मूल्य ज्यादा है, यह तय कर पाना मुश्किल था। क्योंकि वस्तु का मूल्य तो किस में तय होता है, मुद्रा में तय होता है ना, कि ये वस्तु 20 रुपए की है। अगर मुद्रा ही नहीं चलती, जब उस समय मुद्रा ही नहीं चला करती थी, तो उस समय वस्तु का मूल्य कैसे तय होता था, ये एक सबसे बड़ी समस्या आती थी। यह तय कर पाना, इसका वर्णन अपन ऐसे लिखेंगे, बहुत मुश्किल होता था कि पहले व्यक्ति की वस्तु का मूल्य अधिक है या दूसरे व्यक्ति की वस्तु का मूल्य अधिक है, या दूसरे व्यक्ति की वस्तु का मूल्य अधिक है। मतलब वस्तु के मूल्य का मापन नहीं हो पाता था। एक ये समस्या आती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। एक तीसरी समस्या अपन बात करें तो वस्तुओं के विभाजन की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में देखो एक तीसरी समस्या क्या थी, वस्तुओं के विभाजन की समस्या।
अपनी जो किताब में दे रखा है ना वही उदाहरण लेंगे अपन। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में मतलब समझिए आप, एक व्यक्ति वस्तु दे देता है, दूसरा ले लेता है, दूसरा व्यक्ति वस्तु दे देता है, पहला ले लेता है, मतलब वस्तुओं का लेन देन ही क्या कहला रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली। एक व्यक्ति के पास घोड़ा है और उसे भेड़ की आवश्यकता है। समझना उदाहरण, एक व्यक्ति के पास क्या है, घोड़ा है, और उस व्यक्ति को घोड़ा तो है उसके पास, उसको आवश्यकता किसकी है, भेड़ की आवश्यकता है, तो वो दूसरे व्यक्ति से क्या ले लेगा, भेड़ ले लेगा। बदले में देखो अब घोड़ा देगा, तो घोड़ा तो दे नहीं सकता क्योंकि घोड़ा तो भेड़ की तुलना में बहुत ज्यादा मतलब बड़ा भी है और मूल्यवान भी है, तो ना तो घोड़े को आधा काट कर दे सकता और ना एक भेड़ के बदले पूरा घोड़ा दे सकता। तो इस वस्तु का मतलब घोड़े का विभाजन करके तोड़ के थोड़ी दे देगा कि आधा घोड़ा ले ले भाई, क्योंकि घोड़े की आधी रेट ही होती है भेड़ की, तो तू आधा घोड़ा ले ले या फिर घोड़े की पूंछ ले ले, उससे काम चला लेना। तो ऐसे वस्तुओं का विभाजन न हो पाने की एक सबसे बड़ी समस्या आती थी। तो इसका अपन ये घोड़ा और भेड़ वाला उदाहरण ही किताब में दे रखा है, तो वैसे की वैसे अपन उदाहरण लिख लेते हैं इसमें। जैसे एक व्यक्ति के पास घोड़ा है लेकिन उसे अब किसकी आवश्यकता है, भेड़ की आवश्यकता है। तो जब वह किसी से भेड़ लेता है तो वह भेड़ के बदले में ना तो पूरा घोड़ा दे सकता क्योंकि भाई घोड़ा तो कितना बड़ा होता है, भेड़ की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है घोड़ा, तो ना तो पूरा घोड़ा दे सकता और ना ही घोड़े को आधा काट कर दे सकता। यहां चाहे तो आप ये लिख लेना कि ना तो घोड़ा पूरा दे सकता, ना तो पूरा घोड़ा दे सकता है, ना ही घोड़े को विभाजित करके दे सकता। अतः ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस हो गया है। मुद्रा के विकास में पहला सबसे पहले क्या चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में 3 कठिनाइयां थी, तीनों कठिनाइयां अपन ने देख ली। समझ गए बात। अब वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद में क्या आया, धातु मुद्रा। जब वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई उसके बाद में आती है कौन, क्या चीज, धातु मुद्रा। अब देखना धातु मुद्रा कौन सी होती है, ये जो नोट होते हैं ना, ये नोट तो होते हैं पत्थर मुद्रा, क्या कहलाते हैं, ये तो पत्थर मुद्रा, और जो सिक्के होते हैं उन्हें कहते हैं धातु मुद्रा। तो धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर किसका आगमन हो गया, धातु मुद्रा का आगमन हो गया। समझ जाओगे आप, बोर्ड पे मैं लिख देता हूं, धीरे धीरे वस्तु विनिमय, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में तो काफी कठिनाइयां थी, वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर धातु मुद्रा का प्रचलन हो गया। देखो कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि धातु मुद्रा का प्रचलन विश्व में सबसे पहले चीन, मिस्र और भारत में हुआ था। तो भारत भी ऐसा देश है जहां सबसे पहले धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ था। लिखना है अपने को, यह माना जाता है कि, अब कंफर्म में मेरे लिए नहीं बोल रहा था कि मैं कंफर्म नहीं हूं, इतिहासकारों को भी कंफर्म पता नहीं है कि सबसे पहले धातु मुद्रा का प्रचलन कहां हुआ था, लेकिन इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं, यह मानते हैं कि विश्व में सबसे पहले
धातु मुद्रा का प्रचलन चीन, मिस्र व भारत में प्रारंभ हुआ था। अब देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली में तो काफी कठिनाइयां थी, ये थोड़ा ठीक था। वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर जब धातु मुद्रा आ गई तो लेन देन थोड़ा आसान हो गया, लेकिन इसमें भी एक समस्या थी, इसमें भी एक कठिनाई थी। इसमें तो 3 कठिनाइयां देखी अपने, इसमें एक कठिनाई थी। वो क्या थी कि धातु के निर्माण में खर्चा अधिक आता था। अब 1 रुपए के बराबर कोई उस समय धातु बनती थी, या तो चांदी की धातु बनाओ, चांदी का सिक्का बनाओ, धातु कह दो, वो मुद्रा कह दो चाहे सिक्का कह दो, या तो चांदी का सिक्का बनाओ या तांबे का सिक्का बनाओ। सिक्का बनाने में खर्चा काफी ज्यादा आता था, इसलिए धातु मुद्रा भी क्या, इसमें भी ये कहती है कि कठिनाइयां थी। धातु मुद्रा में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी, सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि धातु मुद्रा के निर्माण में, चाहे आप ये भी लिख सकते हो धातु के सिक्कों के निर्माण में, धातु मुद्रा लिख दो चाहे धातु के सिक्कों के निर्माण में खर्चा बहुत अधिक आता था, खर्चा बहुत अधिक आता था। ये क्या हो गई, धातु मुद्रा। अब धातु मुद्रा के बाद में कौन सी मुद्रा आई, पत्र मुद्रा, जो वर्तमान में चलती है। तो मुद्रा के विकास के 3 चरण हैं, पहला वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा धातु मुद्रा, और तीसरा और अंतिम चरण जो वर्तमान में चल रहा है उसका क्या नाम है, पत्र मुद्रा। तो इसमें देखना धीरे धीरे धातु मुद्रा के स्थान पर पत्र मुद्रा का प्रचलन हो गया। और पत्र मुद्रा जो होती है ना, इसके निर्माण में भी ज्यादा कठिनाई नहीं आती। अब एक तो 500 सिक्के धातु के बनाओ और एक 500 का पत्र मुद्रा बना दो, कितना आसान हो गया। जेब में रखना भी धातु मुद्रा को, 500 सिक्के जेब में थोड़ी रखेंगे, 500 का नोट तो जेब में रख लो आराम से, बहुत आसान है। 2000 का नोट जेब में रख लो, और एक नोट क्या कई नोट रख लो। तो पत्र मुद्रा से लेन देन काफी आसान हो गया तथा वर्तमान में मुद्रा का यही रूप प्रचलित है। मतलब वर्तमान में क्या चलती है, ये पत्र मुद्रा ही चलती है। तो ये मुद्रा के विकास के 3 क्या हो गए, चरण हो गए कंप्लीट। इसको याद कर लेना, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बड़ा प्रश्न जरूर है, लेकिन अब इसमें लेसन से ही बड़ा प्रश्न होगा। अब देखो मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूं। या तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में मुद्रा के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या करो, तब तो तीनों चरणों का आपको अर्थ लिखना है, और इस वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां भी आपको बतानी है। हो सकता है आपसे ये प्रश्न ना पूछकर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का उल्लेख करो। इसका आंसर तो मैंने आपको करवा ही दिया, आंसर लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का उल्लेख करो। इसकी प्रमुख कठिनाइयों का उल्लेख करो। अगर यह आपसे क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का ऐसे करके होगा। 1 नंबर तो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ आ जाएगा,
1 2 3, 3 लिखनी है अपने को, क्या इसकी कठिनाइयां, तीनों कठिनाइयां आप सही लिख दोगे तब आपके 4 में से 4 नंबर कंप्लीट। चलो 2 प्रश्न अपने हो चुके हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। तीसरा है मुद्रा के कार्य। या तो क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई मुद्रा का कार्यों का वर्णन करो या मुद्रा के कार्यों का उल्लेख करो, मुद्रा के कार्यों को स्पष्ट करो, जैसे भी करके आए। या फिर क्वेश्चन आ जाए वही क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आ सकता है जैसे आपकी किताब में दे रखा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है स्पष्ट करो। इसका आंसर भी वही होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन है, दोनों का एक ही बात है। मुद्रा की भूमिका में भी अपन लिखना क्या पड़ता है, मुद्रा के कार्य ही लिखेंगे अपन। तो कोई सा भी क्वेश्चन है अपने को लिखने क्या है इसमें, मुद्रा के कार्य। समझ गए बात। ये अब करके पहला कार्य अपनी पुस्तक में बता रखा है, विनिमय का माध्यम। देखो विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन। जैसे वस्तु विनिमय में अपन ने क्या देखा था, वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना क्या कहलाता था, वस्तु विनिमय। केवल विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन, पैसा दिया और वस्तु ली। तो मुद्रा जो होती है, ये जो कागज मुद्रा, पत्र मुद्रा ही चलती है आजकल तो सबसे ज्यादा। मुद्रा विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से यदि विनिमय किया जाता है तो उसमें आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई सामने नहीं आती। इसका वर्णन लिख देना आप, मुद्रा विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, क्योंकि मुद्रा विनिमय में आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। देखो वस्तु विनिमय प्रणाली, उसमें तो आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई आती थी। वस्तु का विनिमय तभी हो पाता था जब एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होती थी। लेकिन जब मुद्रा चल गई तो यह आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई अब नहीं आती। अपने को एक दूसरे की वस्तु तो ले दे रहे नहीं, मुद्रा दे और वस्तु खरीद लो, और वस्तु उसके पास नहीं होगी तो दूसरे के पास मिलेगी, तीसरे के पास जाएगी। दुकानें भरी पड़ी हैं मार्केट में, मुद्रा दो, पैसे दो और वस्तु लो। तो ये एक तो मुद्रा का कार्य क्या हो गया, विनिमय का माध्यम। दूसरा कार्य है मूल्य का मापन। मूल्य का मापन। तो इसमें अपन लिख देंगे, मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु के मूल्य का मापन किया जाता है तथा मुद्रा के माध्यम से ही
यह पता चलता है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना बड़ा है या कितना घटा है। अब समझना इसका मतलब, मूल्य का मापन, मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु के मूल्य का मापन किया जाता है। ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के मूल्य का मापन किससे हुआ? मुद्रा से। यह वस्तु 20 रुपए की है, तो 20 रुपए की है, अगर 20 रुपए की मुद्रा चलती है तभी तो इस वस्तु का मूल्य निर्धारित हुआ 20 रुपए। अगर ये मुद्रा ही नहीं चलती तो इस वस्तु के मूल्य का मापन या इस वस्तु का मूल्य बताया जा सकता था क्या? नहीं बताया जा सकता। आज मुद्रा है तभी पता लग पाता है कि इस वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा है कितना घटा है। 25 रुपए हो गया इस वस्तु का मूल्य, तो वस्तु का मूल्य बढ़ गया, किससे पता चला? मुद्रा से। वस्तु का मूल्य घटकर 15 रुपए हो गया, किससे पता चला? मुद्रा के माध्यम से। तो मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु के मूल्य का मापन किया जाता है तथा मुद्रा के माध्यम से ही यह पता चलता है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा है या कितना घटा है। तो दूसरा मुद्रा का कार्य ही हो गया। छोटे छोटे ये कार्य, बड़े नहीं इसमें ज्यादा। तीसरा कार्य अपनी पुस्तक में दे रखा है विलंब भुगतान। पहले तो ये समझना विलंब भुगतान क्या होता है। किसी वस्तु के मूल्य का भुगतान तत्काल न करके बाद में भुगतान करने का वादा किया जाता है, उसे कहते हैं विलंब भुगतान। बोर्ड पे लिखता हूं फिर और समझा दूंगा। किसी वस्तु के मूल्य का तत्काल भुगतान ना करके बाद में भुगतान का वादा कर लिया जाता है, वादा कर लिया जाए तो उसे विलंब भुगतान कहते हैं। मैं ये पेन लाने गया मार्केट में, पूछा भाई साहब कितने रुपए का है पेन? अगले ने बताया 20 रुपए का है। मैंने ले लिया और उसको कह दिया कि मैं आपको कल पैसे दे जाऊंगा। मैंने तत्काल इस वस्तु का भुगतान थोड़ी किया है, बाद में करने का वादा कर लिया है कि कल तेरे को दे दूंगा। तो ये बाद में जो भुगतान किया जाता है इसे ही क्या कहते हैं? विलंब भुगतान। तो किसी वस्तु के मूल्य का तत्काल भुगतान ना करके बाद में भुगतान का वादा कर लिया जाए उसे विलंब भुगतान कहते हैं। और विलंब भुगतान बाद में भी भुगतान करूंगा तो किसके माध्यम से करूंगा? मुद्रा के माध्यम से। 20 रुपए मुद्रा के रूप में तो दूंगा। तो लास्ट में लिख देना, यह विलंब भुगतान भी मुद्रा के माध्यम से ही होता है। मुद्रा के माध्यम से ही होता है। कितने कार्य हो गए मुद्रा के? 3 कार्य हो गए। अपने को 4 कार्य करने हैं क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। अगला है मूल्य का भंडार। मूल्य का भंडार। अब देखो, आज तो मुद्रा चलती है, क्यों? जब मुद्रा नहीं चलती थी उस समय देखो आप, अगर कोई खूब ज्यादा धनी आदमी होता था तो वो कहाँ भंडार करे? उसके पास 10 गाय हैं, 20 बकरी हैं, उनको अपने कमरों में थोड़ी सजा के रखेगा। आज तो भंडार करने के लिए कितनी सुविधा हो गई। आराम से पैसे हैं, पैसों को तो अपन कहीं भी पेटी में रख सकते हैं, बक्से में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ों को इनको अलमारी में थोड़ी रखा जाएगा। तो भंडार करना आसान हो गया। किसकी वजह से? मुद्रा की वजह से। वस्तु का इतना भंडार नहीं किया जा सकता। तो इसमें लिख सकते हैं, मुद्रा की वजह से भंडार करना, भंडार मतलब इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा रखना,
काफी आसान हो गया, जबकि वस्तु का भंडार करना काफी मुश्किल होता था। काफी मुश्किल होता था। ये अपने मुद्रा के कार्य कंप्लीट, और इसी के साथ अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। आज के वीडियो में अपन एक पर्सन और देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा लेसन मान सकते हो इसको, ज़्यादा तो बड़ा क्या माने, 2 वीडियो में अपन कंप्लीट करवा देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं बाहर बोर्ड की परीक्षा में, इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं बचती। जो जहाँ तक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है ना, वो मैं कंप्लीट आपको करवा रहा हूँ, और छुट्टियों में आपको ये याद भी करने हैं सारे। अब इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 4 वो है संस्थागत व गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में अंतर स्पष्ट करो। संस्थागत व गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में अंतर स्पष्ट करो। लास्ट में नहीं दिखे तो आवाज तो पहुंची गई ना मेरी। संस्थागत व गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में अंतर स्पष्ट करो। इसका अंतर देखेंगे अपन तुलनात्मक रूप से। एक तरफ तो लिखेंगे अपन क्या, संस्थागत वित्तीय स्रोत। एग्जाम में आए ना, अपनी किताब में, हालांकि डायग्राम में नहीं बनता रखा, एग्जाम में आए तो आपको ये डायग्राम ही बनाना है। दूसरी तरफ लिखेंगे अपन क्या, गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत। इन दोनों में अपने को अंतर स्पष्ट करना है। अब देखना, इसमें अपन अंतर स्पष्ट करें उससे पहले एक चीज आप अपने माइंड में रखना। कौन सी? हमें, जैसे मुझे पैसों की आवश्यकता है, समझ गए आप, मुझे वित्त की आवश्यकता है। अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, मुझे किसी से उधार लेने हैं पैसे, तो या तो मैं बैंक में जाऊंगा और वहां से पैसे उधार लूंगा। क्यों? तो बैंक एक संस्था हुई कि नहीं हुई? बैंक तो आता है किसमें? संस्थागत वित्तीय स्रोतों में, मतलब एक संस्था के रूप में जो हमें वित्त या पैसा उपलब्ध करवाता है। अगर बैंक से नहीं लेऊंगा तो किसी मेरे दोस्त से लेऊंगा, किसी सेठ साहूकार से लेऊंगा, या किसी रिश्तेदार से लेऊंगा। तो यार दोस्त, मित्र, वो सेठ साहूकार, रिश्तेदार, इनसे भी तो पैसे अपन उधार ले सकते हैं। ये आते हैं किसमें? गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत में। मतलब वित्त पैसा उपलब्ध करवाने वाले 2 प्रकार के होते हैं। बैंक तो आते हैं संस्थागत में, और जो यार दोस्त, सेठ साहूकार, जो रिश्तेदार पैसे उपलब्ध करवाते हैं, वो आते हैं गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत में। अब आसानी से ये उदाहरण दिमाग में रखना, अब आसानी से आप इनमें अंतर कर सकते हो। ये तो भारत सरकार या आरबीआई द्वारा इनका तो रजिस्ट्रेशन होता है। यार दोस्तों का थोड़ी भारत सरकार या आरबीआई द्वारा रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं होगा ना। ये निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, इनके तो नियम गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, इनके कोई निश्चित नियम नहीं होते। इनके पास तो सारे लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रहता है। बैंक से आज अपन 1 साल पहले भी जो लेन देन किया उसका रिकॉर्ड बैंक में मिलेगा। इनके पास ऐसा रिकॉर्ड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई लिखो तो लिखो, वरना मत लिखो तो मत लिखो। तो ये कुछ बहुत आसान से अंतर होंगे जो अपन लिख लेते हैं। पहला तो क्या लिखें? पहला, इनका सरकार या आरबीआई द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है। सरकार या आरबीआई का मतलब समझते हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था ना, भारत का केंद्रीय बैंक यही है। इनका भारत सरकार या आरबीआई द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, और इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता।
समझ गए बात। ये सरकार के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, इन पे कोई नियम लागू नहीं होते। ये सरकार के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं और इसमें अपन बता देंगे इन पर कोई नियम लागू नहीं होते। जैसे यहाँ तो सरकार नियम बना सकती है ना कि किसी एक व्यक्ति को 10 लाख से ज़्यादा का उधार नहीं देना, तो अपने दोस्तों के लिए ये नियम थोड़ी बना सकती है सरकार कि भाई 10 लाख से आप ज़्यादा उधार नहीं दोगे, तो यहाँ कोई नियम नहीं चलते। तीसरा अपन ने बात की थी, इनके पास लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रहता है। इनके पास लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रहता है, चाहे 1 साल, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, चाहे 50 साल पहले की भी अपन रिकॉर्ड इनसे मांगना चाहें। हालांकि उस समय तो बैंकों में कोई खाते वगैरह नहीं होते थे, लेकिन आज जो बैंक कार्य करें, आज से 50 साल बाद में भी अपन अपना रिकॉर्ड देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं, अगर 50 साल बाद जिंदा रहे तो। इनके पास लेन देन का लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। ये तो बस किसी को दे दिया तो हो सकता है एक सिंपल कॉपी में लिख लें, उसने वापस चुका दिया तो उस कॉपी के पेज को काट देते हैं, फिनिश काम। एक अपन इसमें लिख सकते हैं, इनकी ब्याज दर कम होती है। किनकी? बैंक से इनसे लेते हैं ना तो अपन 1%, 1 पॉइंट कुछ % पे अपने को ऋण वगैरह मिल जाते हैं, ये सीधा 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से लगाते हैं, तो इनकी ब्याज दर क्या होती है? ज़्यादा होती है। समझ गए? देखो, इनका उद्देश्य तो समाज का कल्याण करना होता है, क्योंकि सरकार ने बैंकों की स्थापना क्यों की है? समाज के कल्याण के लिए, ताकि अगर समाज के किसी व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता पड़े तो ले ले और ज़्यादा पैसे हो तो उनमें जमा करवा दें। जबकि ये देते हैं ब्याज के लिए और इनका उद्देश्य क्या हो गया? लाभ कमाना। इनका उद्देश्य समाज कल्याण होता है और इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगर कोई सेठ साहूकार अपने को पैसा दे रहा है तो वो तो अपने खुद के लाभ के लिए, ज़्यादा ब्याज के लिए देता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लास्ट एक अंतर अपन और देखें तो अगर इससे अपन लेन देन करेंगे तो कई प्रकार की कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। जैसे बैंक से अगर मैं आज लोन लेना चाहूँ तो मेरी सरकारी सारी डिटेल मांगेंगे, वो मेरी सैलरी रिकॉर्ड देखेंगे, सारा सैलरी रिकॉर्ड मुझे वहाँ बैंक में देना पड़ेगा। तो इनके पास तो क्या होता है, मतलब इनसे लेन देन करने के लिए सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, इनसे लेन देन में ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। इनसे लेन देन में सभी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, सभी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। इनसे बिना कागजी कार्रवाई लेन देन हो सकता है। बिना कागजी कार्रवाई लेन देन हो सकता है। ये इसमें क्या हो गए? अंतर हो गए। अपने 6 अंतरों की चर्चा कर ली, आपसे हो सकता है कोई 4 अंतर पूछे। अगर वहां लिखे दे परीक्षा में कि हाँ भाई कोई 4 अंतर बताओ, तब तो आप 4 ही बताना। और अगर
संख्या न पूछे, यही कह दे कि अंतर स्पष्ट करो, तब आपको 5 से जितने याद आ जाए उतने लिख देना। 4 अंतर पूछे तो भी लास्ट में उदाहरण जरूर लिखोगे, जैसे बिना पॉइंट डाले लास्ट में उदाहरण जरूर लिखोगे। अगर 4 अंतर पूछे तो 4 अंतर कंप्लीट होते ही उदाहरण दोगे। जैसे संस्थागत वित्तीय स्रोत में कौन कौन आते हैं, बैंक और क्या आती है इसमें, सहकारी समितियां, क्योंकि सहकारी समितियां भी किसकी होती हैं, सरकार की होती हैं। इसका उदाहरण अपन देखें तो जैसे सेठ साहूकार, मित्र, रिश्तेदार आदि किसमें आएंगे, गैर संस्थागत स्रोतों में। ये हो गया इन दोनों में अंतर। लास्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं। जैसे इसके उदाहरण हो गए, जैसे बैंक सहकारी समितियां, इसमें लिखा है जैसे सेठ साहूकार, मित्र, रिश्तेदार आदि। और इस लेसन में आज की चर्चा अपनी यहीं तक होगी। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी 17वें लेसन के साथ ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।